Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। मैं प्राध्यापक मेरा काजी आज आपके सामने जो है डील करने वाले हैं। आज हम लोग डील करने वाले हैं मुख्य रूप से पैमाने की बचतें या विक्रेताएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, बेसिकली उत्पादन का जब हम पैमाने की बात करते हैं तो उत्पादन का जो पैमाना है वो दो प्रकार का होता है। एक है बड़े पैमाने का उत्पादन और दूसरा है छोटे पैमाने का उत्पादन। बड़े पैमाने का उत्पादन जिसमें हम जो है बड़े स्तर पर बड़ी मशीनरीज के माध्यम से, ठीक है, साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, ज़्यादा नंबर के वर्कर्स के साथ, ठीक है, ज़्यादा कच्चे माल के साथ जो है उत्पादन कर रहे हैं, बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उत्पादन जो है क्या कहलाता है, बड़े पैमाने का उत्पादन, और उसके जस्ट अपोजिट होता है छोटे पैमाने का उत्पादन, ठीक है। तो जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि बड़े पैमाने का उत्पादन और साथ ही साथ छोटे पैमाने के उत्पादन, ये जो उत्पादन है दोनों तरह के जो उत्पादन है उसके क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, ठीक है, उससे क्या बचतें होती हैं, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, डिसइकोनॉमीज हैं, ठीक है, वो होती है। तो इस चैप्टर में हम जो है बेसिकली यही चीज़ देखने वाले हैं कि बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने दोनों प्रकार के जो उत्पादन के प्रकार हैं उसके क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं, क्या इकोनॉमीज़ है, उनसे क्या इकोनॉमीज़ होती हैं, कौन सी बचतें होती हैं, ठीक है, और किस प्रकार के जो है नुकसान हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बड़े पैमाने के उत्पादन। जब हम बड़े पैमाने के उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन जो है यहाँ पर इसमें जो होने वाली बचतें हैं, ठीक है, जो इसमें होने वाली इकोनॉमीज़ हैं, ये इकोनॉमीज़ जो है दो प्रकार की, एक ये कि आंतरिक बचतें और दूसरा है बाह्य बचतें। आंतरिक बचतें, जब हम एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो उसके कारण एक संस्था को, ठीक है, संस्था को अनेक प्रकार की इकोनॉमीज़ होती है, अनेक प्रकार की बचतें होती हैं, अनेक प्रकार के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। संस्था के अंदर संस्था को जो होने वाले बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं आंतरिक बचतें। और जब हम बाह्य बचत की बात करते हैं तो बाह्य बचत क्या है? बाह्य बचत मुख्य रूप से ये है कि जब एक संस्था कहीं पर काम कर रही है, ठीक है, जब एक फैक्ट्री है जहाँ वह उत्पादन हो रहा है, उसके साथ साथ अपना जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में भी होने वाली जो बेनिफिट्स हैं, जो बचतें हैं, उसे हम कहेंगे बाह्य बचत, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बाह्य बचत की, तो बाह्य बचत में बेसिकली यही होता है कि एक संस्था जो है एक एरिया में सिचुएट करती है, ठीक है, उस एरिया में जो है उस एरिया को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उस एरिया की वजह से भी उस संस्था को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जो है वो है आपका बाह्य बचत है। तो मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उत्पादन की जो है दो प्रकार की बचतें होती हैं। एक आंतरिक बचतें जो संस्था के अंदर पाई जा रही है, संस्था को मिल रही है, और दूसरी है बाह्य बचतें, ठीक है, जो बेसिकली सराउंडिंग्स से होने वाले बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आंतरिक बचतें। आंतरिक बचतें में मुख्य रूप से जो बचतें हैं वो है पहले तकनीकी बचतें, टेक्निकल इकोनॉमीज जैसे हम कहते हैं, दूसरा है वित्तीय बचतें, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, प्रबंधकीय बचतें, मैनेजरियल इकोनॉमीज, बाजार संबंधी बचतें, ठीक है, मार्केटिंग इकोनॉमीज, और है जोखिम संबंधी बचतें, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज, ठीक है। तो ये सारी इतने कुछ हेड्स हैं जिस हेड्स के अंतर्गत हम जो है बचतों को देखने वाले हैं, इकोनॉमीज को देखने वाले हैं। पहला है तकनीकी बचत। तकनीकी बचतें ये जो है मुख्य रूप से किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है प्लांट से। यदि प्लांट की बात करते हैं, मशीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तम तकनीक की बात कर रहे हैं। उत्तम तकनीक क्या है? बेसिकली उत्तम तकनीक मुख्य रूप से ये है कि जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो उस बड़े पैमाने पर उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो वो संस्था के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, और स्पेशली कौन से संसाधन? वित्तीय संसाधन, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने सफिशिएंट होते हैं
कि वो अच्छी से अच्छी टेक्निक्स का उपयोग कर सकती है उत्पादन करने के लिए, अच्छी से अच्छी मशीनरीज़ का उपयोग कर सकती है उत्पादन करने के लिए। और जब हम अच्छी मशीन्स का बात करते हैं तो उससे होने वाला जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है। उससे होने वाले जो वेस्टेजेस होते हैं, जो वेस्टेज है वो वेस्टेज भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम मैनुअल वर्क की बात करें और कंप्यूटर के वर्क की बात करें तो दोनों ही प्रकार के काम में फ़र्क होता है। मैनुअल वर्क टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिकेशंस है, जो आपका स्किल्स है वो थोड़ी अलग रहेंगी। आपका कंप्यूटर से जो होने वाला काम है वो उसमें टाइम कम लगेगा, जो और उसका जो स्पेसिफिकेशंस है, जो स्किल्स है वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। ठीक है, आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, घर में आप जो है मसाला पीसते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं, हाथ से वो जो सिलबट्टा होता है उस पर यदि अदरक लहसुन का पीसा जाए तो उसकी क्वालिटी में और मशीन प्रोसेसर की मशीन्स है, फूड प्रोसेसर है या फिर आपकी ग्राइंडर मशीन है, उससे यदि आप मसाला पीसेंगे तो दोनों में क्या होगा, बहुत हद तक का फ़र्क होगा, क्वालिटी में भी फ़र्क होगा, टाइम भी अलग रहेगा। ठीक है, हाथ से आप जब पीस रहे हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, वहीं आप मशीन से पीस रहे हैं, मशीन से पेस्ट बना रहे हैं उसका, तो उसमें समय भी कम लगेगा और उसका जो है वो बहुत ही फाइन पेस्ट बनेगा। तो बस वही चीज़ है, यदि हम अच्छी और उत्तम क्वालिटी की तकनीक का उपयोग करते हैं तो उससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, काम भी जो है वेस्टेजेस कम हो जाते हैं, जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और साथ ही साथ समय जो है उत्पादन में जो लगने वाला समय है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसी के प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो लेबर्स हैं, जो लेबर्स हैं, मैनुअल तकनीक में जो लेबर्स की संख्या ज़्यादा लगती है तो वहीं पर लेबर्स की संख्या भी कम होती है यदि आप हाईली टेक्निकल मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि उत्तम तकनीकी बचतें हैं, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, लेबर्स की कॉस्ट कम हो गई, उसी प्रकार से टाइम कम लगा। ठीक है, होने वाले जो वेस्टेजेस है वो काफ़ी हद तक क्या हो गए, कम हो गए। उसी प्रकार से विशिष्टीकरण की बचत है, स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या है, विशिष्टीकरण क्या है, ये आपने जो है मैनेजमेंट में पढ़ा ही होगा। जब एक व्यक्ति उसको एक स्पेसिफिक काम दिया जाए तो वो स्पेसिफिक काम करने में परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उससे जो उस प्रकार का काम लिया जाता है तो वो काम में स्किल्स होने की वजह से, स्किल्स डेवलप होने की वजह से वो अच्छा क्वालिटी का काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो है प्लम्बर है, प्लम्बर एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लम्बर है, वो प्लम्बिंग का काम अच्छे से करेगा, लेकिन आप प्लम्बिंग का काम करना चाहते हैं, आप जो है पढ़े लिखे हैं, बीकॉम कर लिया है, एमकॉम कर लिया है। ठीक है, बीकॉम और एमकॉम करने के बाद यदि आप सोचते हैं कि चलो भाई मैं नल जो है फिट करता हूँ, तो क्या आप वो काम कर पाओगे? हाँ, आप अकाउंट अच्छे से डील कर लोगे, आप मार्केटिंग को अच्छे से डील कर लोगे, लेकिन आप वो प्लम्बर का काम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो एक व्यक्ति डेवलप करता है। ठीक है, तो वही विशिष्टीकरण के जो बचतें होती हैं वो यही है कि आप जो है बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब एक व्यक्ति है वो विशेष प्रकार की काम कर सकता है, बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़े जो उद्योग होते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति को उसकी स्किल्स के अनुसार हायर कर उसको उसी प्रकार का काम देकर जो है और ज़्यादा बेनिफिट्स उठाए जाते हैं। जब एक व्यक्ति अच्छा जो जिस पर्टिकुलर स्किल्स में माहिर होता है, ठीक है, वो हमेशा उसका अच्छा काम करता है। ठीक है, और वहीं जो वेस्टेजेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप प्लम्बिंग का काम करोगे तो आप जो है बहुत सारे आपसे बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस हो जाएंगे, पानी अलग रहेगा। ठीक है, वो प्लम्बर नल को फिट करना है तो उसमें आपको अलग तरीके से दिक्कतें आएंगी, हो सकता है पाइप भी टूट जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्टीकरण की बचतें हैं जो एक बड़ी संस्था को तकनीकी बचतों के अंतर्गत मिलती है। उसी प्रकार से जो संबंधित क्रियाएं हैं, संबंधित क्रियाएं कैसा है, देखिए अगर एक फर्म है, ठीक है, जो कि उत्पादन कर रही है कपड़े का उत्पादन कर रही है, कॉटन प्रोड्यूस कर रही है, अब वहीं पर ही उससे जुड़े हुए रंगाई
रंग करने का, ठीक है, और कताई का काम, उसका कटिंग वगैरह का जो काम है वही अगर उसके अंदर वो बड़ी जो फर्म है, वो बड़ी फैक्ट्री है, उसमें ये सारे काम कर लिए तो ये क्या हो जाएंगे, संबंधित क्रियाएँ हो जाएंगी। तो हो सकता ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जो अपना हमारा जो संस्था है, जो फैक्ट्री है, यदि उसके स्पेस ज़्यादा है और उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है, तो बहुत हद तक कर उस संबंधित क्रियाओं से होने वाले जो खर्चे हैं, जो दूसरी जगह हम देकर जो खर्चे हमको पे करने होते हैं, वो भी हम काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये संबंधित क्रियाएँ होंगी। उसी प्रकार से बड़ी फर्म जो है वो अनुसंधान पर काफ़ी खर्च करती है। आपने देखा होगा, अगर एक एसएसआई सेक्टर की बात कर ले, ठीक है, छोटा सा एक स्मॉल स्केल यूनिट है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आपका साबुन का, लोकल प्रोडक्ट है, उसके लोकल प्रोडक्ट में और एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो प्रोडक्ट है साबुन में, दोनों के साबुन में काफ़ी हद तक का क्या होगा, फ़र्क रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हद तक अनुसंधान हुआ है और उसके बाद वो प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। लेकिन आप, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई वो जो लोकल प्रोडक्ट है वो आप परचेस करो, तो आप उसको परचेस करने से क्या करेंगे, हिचकिचाएंगे, ठीक है। आप जो है किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ज़रूर से वो उत्पाद परचेस करेंगे, साबुन जो है वो परचेस करेंगे, लेकिन आप वो लोकल प्रोडक्ट नहीं परचेस, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं डर होता है कि वहाँ पर अनुसंधान हुआ है कि नहीं हुआ, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। तो बस वैसा ही होता है कि बड़ी फर्म जो होती है उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, संसाधन ज़्यादा होने की वजह से हम ये देखते हैं कि वह अनुसंधान पर भी वो फर्म काफ़ी हद तक खर्च करती है। और अनुसंधान पर खर्च करने से होता ये है कि आपको उस प्रोडक्ट में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट जो है अच्छा क्वालिटी का होता है। आपने देखा होगा, फाइजर का प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, और कोई लोकल कंपनी का मेडिसिन ले लीजिए, ठीक है। आप अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो ज़रूर से वो इंडिविजुअल फाइजर का प्रोडक्ट परचेस करेगा, ना कि लोकल कंपनी का मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि जान से कोई भी नहीं खेलता। वहाँ पर क्या हो रहा है, फाइजर की बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है रैनबैक्सी है, फाइजर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुसंधान हो रहे हैं। तो अनुसंधान से वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं काफ़ी हद तक का खर्चा करती है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, R&D पर। तो ये अनुसंधान वहाँ पर पॉसिबल होता है। उसी प्रकार से अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जिनके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो ये बाय प्रोडक्ट्स को भी वो कंपनी जो है यूज़ कर सकती है और यूज़ करती है। ये अवशिष्ट पदार्थ कैसे हैं, किस प्रकार से होती है, जैसे कि यदि हम बात कर ले, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसका जो बाय प्रोडक्ट्स है वो यूज़ हो सकता है साबुन के कारखानों में। तो इस प्रकार की जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो अवशिष्ट पदार्थों का भी उपयोग पॉसिबल है और उनके माध्यम से भी जो खर्चा है, जो वेस्टेज हो रहा है, वो वेस्टेज को भी उपयोग में लाकर फर्म जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज अर्न कर सकती है। तो ये सारी क्या हो गई, तकनीकी बचतें हो गई, ठीक है। उसके बाद है वित्तीय बचतें। एक बड़ी फर्म के पास जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से निगोशिएट करने का पावर ज़्यादा होता है। यदि हम एक स्मॉल फर्म की बात करते हैं, वो स्मॉल फर्म को, जब आप स्मॉल फर्म की बात क्यों कर लीजिए, आप एक छोटी सी, आप अपनी एग्जांपल ले लीजिए। आपने M.Com कर लिया, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बैंक में जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए, बैंक आपको 10 चक्कर लगाएगा और उसके बाद भी आपको लोन नहीं देगा। लेकिन वहीं पर एक बड़ा उद्योगपति है, ठीक है, आप अंबानी की बात कर लीजिए, ठीक है, वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करके आराम से जो वित्तीय रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो काफ़ी हद तक अकोमोडेट कर सकता है, अक्यूमुलेट कर सकता है। तो ये कैसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है उस फर्म की ख्याति की वजह से। जितनी बड़ी फर्म होती है और उसके उत्पाद ज़्यादा मार्केट में होते हैं, तो उससे उसकी जो फर्म की ख्याति होती है वो बढ़ती है, और उसी प्रकार से ख्याति की वजह से वो फर्म को फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बड़ी फर्म है, शेयर्स मार्केट में इशू करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अक्यूमुलेट कर सकती है। लोन अगर ले रही है तो वहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बार्गेनिंग पॉसिबल होती है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी वित्तीय बचतें, जो एक बड़ी फर्म को पॉसिबल होती है, बड़ी फर्म के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है प्रबंधकीय बचत। अब प्रबंधकीय बचतें क्या है, ये प्रबंधन से संबंधित बचतें हैं। प्रबंधन से संबंधित मैनेजमेंट से, मैनेज करने से। लोग हैं तो भाई उनको मैनेज करने की आवश्यकता होती है, ओके, लोग हैं तो उनको मैनेज करने की आवश्यकता। प्रबंधन व्यय में कमी,
यदि हम बात करते हैं मैनेजर की, एक छोटी संस्था है तो उसको भी मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, एक बड़ी संस्था है तो उसे भी मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी संस्था है वो यदि उसको 50,000 रुपये दे रही है और छोटी संस्था जो है वो उसको 40,000 रुपये दे रही है मैनेजर को, ठीक है। अब दोनों हैं, 2 मैनेजर्स हैं, लेकिन छोटी संस्था में वो मैनेजर को जो लोगों को देखना है वो केवल 50 लोगों को देखना है, वहीं पर बड़ी संस्था में वो मैनेजर जो है 200 लोगों को देख रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द पीपल है वो क्या हो गई, कम हो गई। सुपरवाइजिंग की कॉस्ट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे संबंध जो है प्रबंध व्यय में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से कार्यात्मक विशिष्टीकरण, मैंने अभी आपसे कहा एक व्यक्ति अगर स्पेसिफिक स्किल्स रखता है, ठीक है, किसी न किसी प्रकार का उसको स्किल्स है, तो उसको आप उस हिसाब से काम दे दीजिए। काम दे देंगे, काम अच्छा करेगा, मैनेज भी अच्छा करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा बड़ी संस्थाएं होती है, आपने जो है मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसमें आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि भाई मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के अंडर सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। वो सुपरवाइजर्स के अंडर में भी कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिक स्किल्स के साथ साथ लोगों को डील करते हैं। तो उसी प्रकार से जो कार्यात्मक विशिष्टीकरण है वो पॉसिबल होता है बड़ी फर्म्स में, लेकिन छोटी फर्म्स में यही पॉसिबल काफ़ी कम होता है और जो बचतें हैं वहाँ पर जो इकोनॉमीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती। उसी प्रकार से प्रबंध में सुगमता नेचुरल है, आप अच्छे से बिजनेस को मैनेज करेंगे तो जो है बहुत सारे जो संसाधन हैं वो कम यूज़ हो रहे हैं, उनके वेस्टेजेस कम होंगे, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी प्रबंध की एक बचतें। अब उसके साथ साथ है बाजार संबंधी बचतें, और इसे हम मार्केटिंग बचतें कहते हैं, मार्केटिंग इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, ठीक है। बड़ी फर्म्स है, उत्पादन कर रही हैं तो परिवहन व्यय में बचत हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। बहुत सारे वस्तु हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज स्केल पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और फर्म यदि खुद अपनी ही व्हीकल्स यूज़ कर रही हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो बट नेचुरल है कॉस्ट क्या होंगी उसकी, कम हो जाएंगी। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर 2 बॉक्सेस ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, सपोज नागपुर से आपका पुणे में, ओके, 2 बॉक्सेस को नागपुर से पुणे ट्रांसपोर्ट करने में और वहीं पर 100 बॉक्सेस को नागपुर से पुणे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ही व्हीकल से जा रहे हैं दोनों भी, तो 2 बॉक्सेस वाले बात होगी तो वहाँ पर कॉस्ट क्या होने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होंगी। लेकिन 100 बॉक्सेस एक ही उसी गाड़ी से, उसी व्हीकल से वहाँ पर जा रहे हैं तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो बेसिकली वही होता है जो परिवहन होता है उसके व्यय में भी क्या होती है, बचत होती है, क्योंकि जितना आप जो है लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो काफ़ी हद तक उससे इकोनॉमीज एक फॉर्म को मिलती है। विज्ञापन व्यय में बचत है। एडवर्टीजमेंट की बात कर लें, बहुत से फर्म्स हैं, आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप टेक द एग्जांपल ऑफ द सैमसंग, ठीक है, सैमसंग का एग्जांपल ले लीजिए। सैमसंग जो है बहुत सारे उत्पाद बनाता है, काफ़ी उनके कंज्यूमर रेंज प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यदि वो सिर्फ अगर उसका टीवी का जो है एडवर्टीजमेंट कर दे, ठीक है, तो उसको दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उतना एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार वो ब्रांड्स जो है वो मार्केट में जो है स्टैब्लिश हो जाती हैं, तो लोगों को ब्रांड्स के बारे में पता है, तो उससे संबंधित जो उसके दूसरे उत्पाद हैं उनके लिए उतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो जो विज्ञापन व्यय है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, खर्चा जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसी प्रकार से सस्ता कच्चा माल फर्म को अवेलेबल होता है, लार्ज स्केल पर परचेज करेंगे तो कम जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। टेक द एग्जांपल, 1 डज़न आप केले खरीद रहे हैं और 10 डज़न केले खरीद रहे हैं, 1 डज़न केला 40 रुपये डज़न वो आपको दे रहा है, तो क्या 10 डज़न भी 40 रुपये के हिसाब से आप खरीदोगे क्या? आप जो है बटना चल है वो कम बोलेंगे, आप बोलेंगे 35 रुपये देंगे, या फिर हो सकता है आप 30 रुपये की बात करें। तो हो गया क्या, हुआ यही कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में जब परचेज़ किया तो आपको जो है वही चीज़ सस्ते अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो होता यह है कि जो कच्चा माल है हम बल्क क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं, तो बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करने के कारण कच्चा माल जो है आपको सस्ता अवेलेबल होता है, उसी हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट में भी फ़र्क आता है, उसी हिसाब से टोटल उत्पाद को बनाने में जो खर्चा है उसमें भी काफ़ी हद तक का फ़र्क आता है।
शोरूम के खर्चों में कमी होती है। एडवर्टीजमेंट यदि हर जगह पर हो रहा है, बड़ी फर्म एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो जो शोरूम पर जो फर्म को स्पेंड करने की ज़रूरत होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये सारी कौन सी वो है, ये सारी जो बचतें हैं ये आपकी बाजार संबंधी बचतें हैं, मार्केटिंग इकोनॉमीज है, ठीक है। उसी प्रकार से जोखिम संबंधी बचतें, जोखिम संबंधी देखो छोटी फर्म है, रिस्क जो है, रिस्क वो छोटी फर्म को खुद बेयर करना है। बड़ी फर्म है वहाँ पर जो रिस्क है वो रिस्क काफ़ी हद तक का क्या हो सकता है, स्प्रेड हो जाता है। कैसे स्प्रेड होगा देखिए, ठीक है। शेयर होल्डर्स होते हैं, मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, रिस्क स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, अगर एक फर्म है मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो बना रही है, किसी एक उत्पाद की डिमांड में कमी आती है, किसी एक उत्पाद की मांग में क्या आती है, कमी आती है, तो वो जो उसकी रिकवरी है वो दूसरे उत्पादों की सेल्स से हो जाती है, रिकवरी हो जाती है। तो क्या है, उत्पाद से संबंधित जो है रिस्क भी स्प्रेड होता है। उसी प्रकार से आपका फाइनेंशियल रिस्क है, लॉस है, तो वो लॉस भी क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो बात ये होती है जो अलग अलग प्रकार के जो जोखिम है वो जोखिम भी काफ़ी हद तक का कम हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है, बड़ी फर्म है तो बड़ी फर्म का जोखिम भी ज़्यादा होता है छोटी फर्म की तुलना में। अगर हम एक लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो छोटी फर्म को होने वाला लॉस कितना है, मान लीजिए, ठीक है, 50 लाख का। लेकिन बड़ी फर्म को लॉस जो होने वाला है वो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, करोड़ का भी हो सकता है, 50 करोड़ का भी लॉस हो सकता है। तो जो जोखिम होता है वो जोखिम स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, एक बड़ी फर्म में, ठीक। तो ये सारी हो गई आपकी बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक बचतें, ठीक है, जो फर्म और संस्था के लिए होती है, ठीक है। और बाह्य बचतें जो है वो हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।